नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समय की पुकार न्यूज चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम रूबरू में आज हमारे साथ हैं राजस्थान बीज निगम के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव धीरज जी गुर्जर। धीरज जी गुर्जर की छवि एक ऐसे दबंग राजनेता की है जो हर बात को बहुत ही स्पष्ट तरीके से और बिना लाग लपेट के करते हैं। तो आइए जनता से जुड़े सवालों को धीरज जी गुर्जर से जानने का प्रयास करते हैं। समय की पुकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपका सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं कि आपको बीज निगम का अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आपको भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि भीलवाड़ा के अंदर आपने रूबरू के माध्यम से और जो अपने समय की पुकार के माध्यम से जो समसामयिक विषय है उनके माध्यम से भीलवाड़ा की जनता को आप जागरूक करते हैं, उसके लिए आपको इस पत्रकारिता के बहुत बहुत मिलते हुए साधुवाद। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि बीज निगम के माध्यम से आप किसान की भलाई के लिए क्या कार्य करें? देखिए, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे को बीज निगम जैसी अहम जिम्मेदारी राजस्थान सरकार ने दी है और ये राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के आशीर्वाद से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है। मैं खुद किसान का बेटा हूँ और सौभाग्य से जो कृषि विभाग के मंत्री है लालचंद कटारिया जी, वो भी किसान परिवार से निकले हुए हैं। तो मेरा सबसे पहले टारगेट है किसान की आमदनी कैसे बढ़े। आमदनी तब बढ़ेगी जब कम लागत में उसका उत्पादन ज्यादा होगा। तो जो भारत सरकार के और राजस्थान सरकार के सर्टिफाइड बीज हैं वो किसान को घर बैठे उपलब्ध हो सके, जिसके लिए गहलोत साहब ने जो एक नई नीति निकाली है कि 200 कृषि उपज मंडियों के अंदर वो बीज निगम को निःशुल्क जमीन दे रहे हैं, जहाँ पर हम अपना आउटलेट बनाएंगे, जहाँ किसान अपनी उपज बेचने आता है वहीं से वो बीज लेकर चला जाएगा। तो जो बाहर दुकानें लगी हुई है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके झाल में झंसे में आने की जगह पर किसान को सरकारी बीज मिल जाएगा जो सर्टिफाई होगा, प्रमाणित होगा और उसकी उपज की गारंटी होगी। उसके माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि राजस्थान के किसानों को कम लागत में अच्छा बीज उपलब्ध कराएं, उसको समय समय पर वैज्ञानिक दृष्टि से, क्योंकि एक जरूरी है कि मान लिया आपकी मिट्टी के अंदर चना अच्छा हो सकता है और आप फसल कोई और ले रहे हो, तो हम ये भी करेंगे कि मृदा जो चेक होनी चाहिए उसको चेक करा के वातावरण के अनुकूल उसको बीज उपलब्ध कराएंगे और उनके माध्यम से जो फसल राजस्थान की जलवायु के हिसाब से हो उसका उपयोग करके हम किसान की आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और उसमें जो परिणाम आए हैं, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव होने के नाते देश भर में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अब क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, सच को स्वीकार करना चाहिए और परिणाम आशानुरूप नहीं आए और निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल जो सिर्फ इसी बात की पैरवी करता है कि मुद्दा आधारित राजनीति होनी चाहिए, उस राजनीतिक दल का मेंबर होने के नाते न केवल मेरे लिए बल्कि पूरी पार्टी के लिए ये परिणाम चिंता का विषय है। तो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी खुद इस मामले को लेकर बहुत चिंतित हैं। आने वाले समय में CWC में जो निर्णय होगा उसके अनुरूप संसद सत्र समाप्त होने के बाद में चिंतन शिविर होने वाला है, जिसके अंदर आमूल परिवर्तन कांग्रेस पार्टी में कैसे किए जाएं, क्या कदम उठाए जाएं, किस तरह से लड़ाई को लड़ा जाए, किस तरह से पार्टी संगठन को वापस मजबूत किया जाए, इन तमाम कवायद पर चर्चा होगी, चिंतन होगा, मंथन होगा। उससे जो निर्णय निकलेगा वो निर्णय आपको आने वाले समय में कांग्रेस की जमीन के ऊपर फलीभूत होते हुए दिखेगा। क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में काम किया, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि प्रियंका गांधी जी जैसी नेता के नेतृत्व में मुझे काम करने का अवसर मिला, जो न केवल जनता के हितों की बात उठाती बल्कि लड़की हूँ लड़ सकती का नारा देकर एक तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं भारत की राजनीति के अंदर वो महिलाओं की आवाज बनी है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे शाहजहांपुर की घटना हो, चाहे बलात्कार की घटनाएं हो, चाहे लखीमपुर खीरी का कांड हो, प्रियंका गांधी जी ने सिद्ध कर दिया कि जब जब जनता परेशानी में आएगी प्रियंका गांधी नेता से ज्यादा बड़ी बहन बनकर उनके साथ खड़ी रहेगी। और आज पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत प्रियंका गांधी को दीदी और बड़ी बहन की नजरों से देख रहा है और उनकी तरफ आशा बड़ी निगाहों से देख रहा है। तो हम सब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में इस बात का प्रयास करेंगे जो हमारी कमियां रही, क्योंकि वो व्यक्ति समझदार होता है जो अपनी कमियों को पहचान कर उनको दूर कर लेते हैं। जहाँ कहीं हमारी कमियां हैं उनको स्वीकार करते हैं, उनको दूर करेंगे। चुनाव में ये अक्सर देखा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो वोटों का ध्रुवीकरण करके और मतदान के समय तक ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देती है कि जो चुनाव होता है वो हिंदू मुस्लिम बन जाता है। तो आपकी दृष्टि से इसकी क्या काट होनी चाहिए? तो मैंने कल भी अपने भाषण में बात की थी, मैं फिर दोहराता हूँ कि कांग्रेस, किसान, कारीगर, कामगार और कांग्रेस भय भूख भ्रष्टाचार भाजपा जिस तरह से देश के लोगों को
सांप्रदायिकता का चश्मा लगाकर सत्ता में आने के बाद में जो वादे किए थे कि मैं आपकी महंगाई कम करूंगा, मैं पेट्रोल डीजल की रेट कम करूंगा, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक बन के काम करूंगा, वो तमाम वादे खोखले साबित हुए। और जब आदमी के पेट में भूख लगती है ना, तब उसको सिर्फ ये याद आती है मेरा घर कैसा चलेगा। आज ये सोचते हैं कि देश के लोगों को दूसरी चीजों में उलझा के, हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जाके, सांप्रदायिकता बढ़ाकर, कभी देश हित की बातों के नाम पर जो पार्टी कांग्रेस पार्टी है जिसका झंडा तिरंगा है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ देकर चलने की बात करती है, जो कांग्रेस पार्टी गरीब बेटाओं को नारा लेकर आई और देश के अंदर गरीबी को हटाने का काम किया। ये नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं कि 70 सालों में हमने कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, अगर हमने देश के अंदर बनाया नहीं होता तो ये देश थे। आज धीरे धीरे जैसे अंग्रेज इस देश के अंदर आए, ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई, उन्होंने देश के अंदर फूट डाली और फूट डालो राज करोगे अपनी नीति अपने, उसी तरह से अंबानी और अडानी का राज स्थापित करने के लिए देश के संस्थान बेचे जा रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि देश के जो हमारे एयरपोर्ट है उनके ऊपर अडानी एयरपोर्ट, अंबानी एयरपोर्ट के बोर्ड लग जाएंगे? कोई कल्पना कर सकता है कि हमारे जो नवरत्न थे देश के अंदर उनको लोग बेच देंगे? कांग्रेस बनाने की बात करती है, भाजपा बेचने की बात करती है। कांग्रेस लोगों को जोड़ने की बात करती है, भाजपा लोगों को तोड़ने की बात करती है। ठीक है, अभी हमारा दौर नहीं है, अभी हमारी बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों के अंदर गरीबी बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों को रोजगार से दूर होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों को हताशा आएगी, लोगों को ये बात समझ में आएगी कि झूठी बातों से देश नहीं चल सकता। देश को चलाने के लिए वो व्यक्ति चाहिए जिसने देश बनाया हो, और कांग्रेस ने देश बनाया है। कांग्रेस ही देश को बचाएगी और कांग्रेस ही इस देश को एक करेगी, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक मानती। कांग्रेस का नारा यही है कि हम किसी व्यक्ति को जाति की नजर से नहीं देखते, हम हिंदुस्तानी की नजर से देखते हैं। जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो हिंदुस्तानी है, भारत माँ का बेटा है, चाहे वो किसी भी जाति समाज का हो, उसको पूरा मान सम्मान और लोकतंत्र के हिसाब से उसको अधिकार मिलना चाहिए। जो संविधान ने अधिकार दे रखे वो सब अधिकार देके संविधान के रास्ते कांग्रेस इस देश के अंदर वापस सत्ता में लौटेगी। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अभी जैसे देख रहे हैं कि राजस्थान में भी चुनाव हालांकि 1.5 साल दूर है, लेकिन फिर भी यहाँ भी ऐसी परिस्थितियां बनने लगी है। चाहे सालासर में जो द्वार तोड़ने वाली बात हो, चाहे मंडल के अंदर विवादित धार्मिक स्थल की बात हो, चाहे फिर अभी जो विधानसभा में दीप्ति महेश्वरी ने जैसे मामला उठाया कि मंदिरों को जो है आप जो सरकारी नियंत्रण है उनसे मुक्त करो, तो यहाँ भी उन्होंने ध्रुवीकरण शुरू कर दिया है। तो अब आप कैसे क्या इसका मुकाबला? जिन नेताओं ने मंदिर मस्जिद की बात उठाई, उनसे 2 सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। देश के अंदर सबसे बड़ा धर्म का की जगह है हमारे काशी विश्वनाथ बनारस। उस बनारस की जो कोतवाली थाना है, उस कोतवाली थाने के अंदर मुझे भी जाने का अवसर मिला चुनाव के माध्यम से। वहाँ 100 से ऊपर शिवलिंग खंडित पड़े हैं। आकर बीजेपी का कोई व्यक्ति वहां पे शपथ पर देते कि वो बीजेपी राज में टूटे मंदिर नहीं अभी, तो मैं मान लूंगा कि हमने मंदिर तोड़े, मंदिर तोड़े। इसी तरह राजस्थान के अंदर जब पिछली वसुंधरा सरकार थी, जयपुर में, कल परसों के अखबार में आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान में पिछले आजादी के बाद 70 सालों में सबसे ज्यादा अगर मंदिर टूटे हैं तो वसुंधरा जी के पिछले कार्यकाल में जयपुर के अंदर मेट्रो बनाने के मंदिर टूटे हैं। तो ये क्या करते हैं कि इनके मुंह में दाम बगल में छुरी है, ये कहते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं। इसलिए अब हम इनकी जो कर्म है, जो इनकी कार्य प्रणाली है, तथ्यों के साथ प्रदेश की जनता के सामने लाएंगे। जो हमारे, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा झूठ फैलाते हैं, इनके झूठ से टक्कर लेने के लिए कांग्रेस पार्टी कल हमारे जयपुर के अंदर मीटिंग में थी, तो हम इनकी सच्चाई को उजागर करने के लिए तथ्यों के समेत हमारी पार्टी के लोग आएंगे। आने वाले समय में हर जगह पर हम लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे लोगों को कि हमने मंदिर नहीं तोड़े हैं, मंदिर इन्होंने तोड़े हैं, हमने तो मंदिर बनाने का काम किए हैं और मंदिर बनना चाहिए। और हम शुरू से कहते हैं कि ये बात करेंगे मंदिर और मस्जिद की, हम बात करेंगे रोटी और रोजगार की, ये बात करेंगे लोगों को तोड़ने की, हम बात करेंगे लोगों को जोड़ने की। विचारधारा का अंतर है। देखिए, अभी जो 5 राज्यों के जैसे चुनाव है, तो 5 राज्यों में विशेष करके उत्तर प्रदेश में एक परिवारवाद और जातिवाद और अपराध, ये मामले जैसे एक तरह से ये मुद्दे हावी रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि कांग्रेस को परिवारवाद के नाम पे आसानी से घेर लेती है, दूसरी तरफ एक कटु सत्य भी है कि कांग्रेस पार्टी परिवार, या जैसे अपन कहते हैं गांधी परिवार के बिना एकजुट भी नहीं रह सकती। तो ऐसा क्या कुछ एक समाधान निकले कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भी करे गांधी परिवार और चुनाव भी जीतते चले जाए? क्या कुछ ऐसा सोचते हैं? देखो, मैं आपसे एक बात बताता हूँ। एक तो परिवारवाद की बात सिर्फ आरोप मात्र है। कांग्रेस के इस परिवार का आपको त्याग भी देखना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू जी जितने समय प्रधानमंत्री रहे,
हाँ जी। उससे ज्यादा समय अंग्रेजों की जेल के अंदर रहे। इंदिरा गांधी जी ने अपने माता पिता को देश की आजादी के लिए लड़ते हुए देखा। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने इस देश की आजादी के लिए और आजादी के बाद में देश के बचे रहने के लिए इंदिरा जी को शहादत देते हुए देखा। राजीव गांधी जी को मरते हुए देखा। ये आसान चीज नहीं है, त्याग भूला नहीं जाता है। और त्याग की जो परंपरा वो कांग्रेस के अंदर परंपरा, और सोनिया गांधी जी ने इस देश के अंदर प्रधानमंत्री का पद ठुकरा कर जो मिसाल पेश करी वो पूरे विश्व के अंदर किसी और नेता ने नहीं पेश करी थी। परिवारवाद की आप राजस्थान में बात कर लो, वसुंधरा जी है, उनका बेटा दुष्यंत है। बीजेपी के 50 नेता हैं जिनका लंबा आप उठाकर देखोगे परिवारवाद। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन गया, क्या गुना हो गया? जनता उसको वोट देगी भी योग्य होगा। वकील का बेटा वकील बन गया, सुनार का बेटा सुनार बन गया, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो अपने परिवार परिवेश में लोग देखते हैं ये होना चाहिए। परिवारवाद के कारण किसी को आगे बढ़ने का अतिरिक्त अवसर नहीं मिलना चाहिए। बाकी जो योग्य होगा वो राजनीतिक लोगों को वोट देंगे, वो आगे बढ़ेगा। अब मैं चर्चा करता हूँ राजस्थान की। तो राजस्थान के सारे लोग विशेषकर जैसे भीलवाड़ा वाले भी हैं, तो आपकी इस काबिलियत के वो कायल हैं कि अशोक गहलोत के भी आप खास हैं और सचिन पायलट को भी आप बहुत अच्छे लगते हैं, तो दोनों में सामंजस्य कैसे बैठे? मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक दिन मजदूर का बेटा अगर यहाँ से लेकर अपने भीलवाड़ा से लेकर मैं यहाँ तक पहुँच पाया कांग्रेस के अंदर इस पद तक, तो वो पहली बात तो मेरे समर्थकों का, भीलवाड़ा की जनता का, मेरे जाजपुर कोटड़ी की मतदाताओं का मुझ पर आशीर्वाद था। और अगर गांधी परिवार का मेरे पर हाथ नहीं होता, क्योंकि मैं राजनीति में आता नहीं था, उन्हीं के आशीर्वाद से, खासकर राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से मुझे 2013 में विधानसभा का टिकट मिला, मैं एमएलए बना। चुनाव हारने के बाद में प्रियंका गांधी जी का आशीर्वाद मिला, तो मैं तो इनका सेवक हूँ, इनका मतलब कांग्रेस का सेवक हूँ। कांग्रेस के अंदर जो भी नेता है वो अगर मेरा दुश्मन भी है, उसमें पसंद भी नहीं करता, तो उससे मेरा मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता, मतलब उससे मेरा विचार नहीं हो सकता, जरूरी नहीं मेरा विचार करता। लेकिन जब कांग्रेस की बात आएगी वह धीरे धीरे अपने हक और अधिकार को छोड़कर पार्टी के लिए सब कुछ त्याग करने को तैयार है। मेरा जीवन मेरे विधानसभा के लोगों के लिए, मेरे समर्थकों के लिए, भीलवाड़ा वासियों के लिए, राजस्थान की जनता के लिए समर्पित है ही, और मेरा जीवन कांग्रेस के लिए भी समर्पित है कि कांग्रेस ही गांधी है, गांधी ही कांग्रेस। अगले चुनाव में राजस्थान की कमान किसके हाथ में है? जो आला कमान निर्णय करेगा। अगर आपकी राय ली जाती है, जो आला कमान की राय मेरी राय। तो एक चीज अभी देख रहे हैं, चुनाव हालांकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आने वाला है, और चूंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ दो ही जगह कांग्रेस रही है, तो जिस तरह की बयानबाजी चाहे अशोक गहलोत की भी देख रहे हैं, सचिन जी की भी देख रहे हैं, तो अब किस प्रकार से कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस एकजुट थी, एकजुट है, एकजुट रहेगी। ये बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं के बारे में अपनी तरफ से कुछ कहना नहीं चाहता। बाकी समय परिवर्तनशील है, समय गतिशील है। आज अगर हमारे 2 राज्य हैं तो कल हमारे 20 राज्य भी हमारे पास होंगे। कांग्रेस इस देश के अंदर लोगों के भले के लिए काम करती है, भले के लिए काम करती रहेगी। पहले दिल्ली और अब जैसे पंजाब, तो ऐसा कहा जा रहा है कि आपको लोग और मतदाता एक तरह से कांग्रेस के विकल्प के तौर पे देख रहे हैं, तो आपको राजस्थान में क्या भविष्य लगता है आम आदमी पार्टी का? राजस्थान में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान में अगर आम आदमी पार्टी आएगी तो 2023 के अंदर 0 सीट लेकर जाएगी। अब मेरा अंतिम सवाल है, और आपका चूंकि गृह जिला है भीलवाड़ा, तो इसी से संबंधित है। यहाँ पर 7 में से केवल 2 विधानसभा की सीट है, एमपी नहीं है, और जो कांग्रेस का सदस्यता अभियान है वो भी काफी मंथर गति से चल रहा है। तो अब कैसे आपकी रणनीति व्यक्तिशः क्या रहेगी, पार्टी की रणनीति क्या रहेगी कि वापस भीलवाड़ा जिले में कांग्रेस का परचम बहुत मजबूती से लहरा? ये आपने बिल्कुल जो बात कही मुझसे सहमत हूँ। राजनीतिक दृष्टि से भीलवाड़ा के अंदर हम लोग अभी इस समय भारतीय जनता पार्टी से कमजोर है, और जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेता है वही दाव पेच लगाकर आने वाले समय पर उसको अपनी तरफ परिवर्तित कर सकता है। पर ये चूंकि हमारे मूल अंतर है, ये बोलते ज्यादा हैं, प्रचार ज्यादा करते हैं, कांग्रेस काम ज्यादा करती है और प्रचार नहीं कर पाती है। तो हमारे अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को हम सब जिले के नेता एक साथ बैठे हैं, हमने सबने आपस में बात करी है किस तरह से भीलवाड़ा जिले में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। इसके ऊपर हम सब एक साथ, एक मन से एक साथ निकलेंगे और पूरे भीलवाड़ा जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हर गांव, हर गली, हर घर तक पहुंचेंगे और कांग्रेस पार्टी का तिरंगा झंडा लेकर जाएंगे। भीलवाड़ा वासियों को आप क्या संदेश देना चाहिए पूरे जिले वासियों को?
मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूँ, और वो यही बात है कि राजनीति में हर व्यक्ति कोई ना कोई आगे बढ़ने का, उस रास्ते पर चलने का रास्ता चुनता है। मैंने जो रास्ता चुना है वो रास्ता एक अलग बात है, पर मैं उससे बड़ी बातें कहना चाहता हूँ कि धीरज गुजर आपका है, धीरज गुजर आपका भाई है, धीरज गुजर आपका बेटा है। और मेरी राजनीति में हरदम गरीब, किसान और मजदूर, युवा और जवान मेरी सबसे बड़ी पसंद रही है या मेरे लिए काम किया है। और मैं अपने हरदम कहता भी हूँ कि किसान मेरा देवता, युवा मेरी ताकत, कांग्रेस मेरा परिवार और तिरंगा मेरा धर्म है। ये भिलवाड़ा मेरा पूरा परिवार है। इसी भिलवाड़ा की गलियों के अंदर खेलता हुआ मैं बड़ा हुआ, इसी भिलवाड़ा के लोगों के साथ से मैं राजनीति के अंदर आगे बढ़ा। इसी भिलवाड़ा के लोगों पौधा एक दिन में बड़ा नहीं होता। यहाँ के लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चले। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितना मेरे पे मेरे माता पिता का, मेरा परिवार का अधिकार है, उससे ज्यादा भिलवाड़ा में रहने वाले हर व्यक्ति का मेरे ऊपर अधिकार है, या इस जिले में रहने वाला हर व्यक्ति मेरा परिवार है। और कभी भगवान मौका नहीं दे, अगर लेकिन कभी जीवन में अगर मौका आएगा तो आपकी तकलीफ के समय में धीरज गुजर आपका भाई और बेटा बनकर आपके साथ खड़ा नजर आएगा। ये मेरा आपसे वादा है। समय की पुकार न्यूज़ चैनल के लिए आपने जो कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे धीरज जी गुजर, जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी से और सही मायने में अगर मैं कहूँ दर्शक बंधुओं, तो जैसे मानो सरस्वती ही टपक रही थी के मुखार बिंद से, तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट लहजे में जो कुछ गड़बड़ियां थी तो उसे स्वीकार भी किया और अपनी कमियों को दूर करने के लिए भी कहा। और जनता की सेवा करने की बात जो इन्होंने कही है वो निश्चित रूप से इनके हृदय से ही निकल करके आ रही थी। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं ओम कसारा, समय की पुकार न्यूज़ चैनल।